Hello students, in this part I will discuss about the significance of double fertilization. In the previous lecture I have discussed about the process of double fertilization. In the pollen tube, two male gametes were present. One male gamete fuses with the egg to form diploid zygote, and the second male gamete fuses with the polar nuclei or secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. The process of fertilization occurs twice, so it was called double fertilization. Clear? So in this part I will discuss about the significance of double fertilization. तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या किया था आपने, क्या क्या फ्यूजन हुआ था, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फ्यूजन हमारे पास था मेल गैमेट वाज फ्यूज्ड विथ एग. Both were haploid, so it results in formation of diploid zygote. This zygote will later develop into embryo, and the embryo will later form the future plant. ये future plant का formation करेगा. दूसरा fertilization था जहाँ पर male gamete haploid fused with polar nuclei which was diploid. So fusion of three nucleus occurs, so this was triple fusion and it results in formation of PEN, primary endosperm nucleus, which will later develop into endosperm nutritive tissue. Endosperm nutritive tissue. सो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता, और ये डिस्कवर किया हमारे पास नवाशिन ने. क्या बताया नवाशिन में कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेट दो हैं, और ये दो मेल गैमेट में से वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग विच इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, एंड द अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन एक ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन दो हो गया, इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन था. तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो हम लोग फर्टिलाइजेशन आमतौर पर जानते ही है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन और सिंगल. यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था. ये तो कॉमन है, ये हर फर्टिलाइजेशन में होता है, तो सिग्निफिकेंस तो हमें इसका देखना है ना कि हमने एंडोस्पर्म का क्यों फॉर्मेशन किया. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू. It provides nourishment to the zygote and it also nourishes to the developing embryo. Due to endosperm, zygote transforms into the embryo. तो अगर एंडोस्पर्म होगा तो इस एंडोस्पर्म के कारण जाइगोट को नरिशमेंट मिलेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलेगा, जिसके कारण एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा. तो पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आमतौर पर साइमल्टेनियस है, बिकॉज बोथ द मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली इन द एम्ब्रियो साइट. तो पहले हमें किसका डेवलपमेंट करना है, जाइगोट का या फिर एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का. ऑब्वियस है कि ये नरिशमेंट देगा उसको, तो पहले हम इसको डेवलप करेंगे. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर फ्यू डेज जाइगोट रिमेन्स इन द डोर्मेंट स्टेज एंड इन दिस पीरियड द एंडोस्पर्म डेवलप्स primary endosperm nucleus develops to form endosperm. This endosperm provides nourishment to the zygote and the developing embryo. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जाइगोट को बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाया, लेकिन इसका डेवलपमेंट पहले किया, इसका डेवलपमेंट बाद में होगा, क्योंकि इससे ये नरिशमेंट लेगा इससे, तो पहले इसको डेवलप करेंगे. ये डेवलप हो जाएगा तब तक ये जाइगोट डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, और जब ये डेवलप कर जाएगा देन ये इसको नरिश करना शुरू करेगा. आफ्टर दैट इट ट्रांसफॉर्म्स टू फॉर्म एम्ब्रियो. ठीक है, ये था सिग्निफिकेंस डबल फर्टिलाइजेशन का. अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सीड. व्हाट इज सीड. जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड. जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वहां पर एग प्रेजेंट है, उसमें मेल गैमेट आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया. तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो सैक पूरा ओव्यूल ट्रांसफॉर्म कर गया सीड में. सो व्हाट इज सीड.
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जिस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है उस ओव्यूल को हम लोग सीड कहेंगे। व्हाट इज सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है। सीड के कितने पार्ट्स होंगे? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक बार फिर से हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ओव्यूल कैसा दिखता था, तभी हमें सारे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा देखा था आपने, याद करो। ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था और ये ओवरी था। स्टिल में ये स्ट्रक्चर आपने देखा था। इस ओव्यूल के अंदर वन और मेनी राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। दीज स्ट्रक्चर्स आर ओव्यूल। इस ओव्यूल को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ से कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलता है, दीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर जनरली 2 in number and are called इंटेग्यूमेंट्स। इस ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें आपको पता है एक एप्रेटस था, एंटीपोडल्स थे और पोलर न्यूक्लियाई था। तो ये सब आपको पता है। ये ओवरी वाल, ये ओवरी वाल के अंदर ओव्यूल और ये आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। और ये एम्ब्रियो सैक और ये छोटा सा स्टॉक था, याद करो इसका नाम बताया था आपको, फ्यूनिकल। तो यही स्ट्रक्चर है हमारे पास ओवरी के अंदर में। ये पार्ट आप जानते हैं, दिस वन इज स्टिग्मा, सीट ऑफ पॉलन ग्रेन, और दिस वन इज स्टाइल, इससे होकर पॉलन ट्यूब पास करता था। ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म, जब फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस होल स्ट्रक्चर विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। हेंस द सीड कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। एक सीड के पास में कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। एक consists of following structures. It consists of following structures. First is seed coat. Second is cotyledon. Third is embryo, and fourth is endosperm. ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सीड कोट, ये इंटेगमेंट जो थे, द इंटेगमेंट, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर सीड में ट्रांसफॉर्म किया, तो इसके पूरा सीड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद the outer and inner integument differentiates into seed coat and it forms outer testa and inner tegument। ठीक है। आउटर टेस्टा आउटर सीड कोट को कहते हैं और इनर टेगमेंट इनर सीड कोट को कहेंगे। तो हमारे पास सीड कोट का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो जो इंटेगमेंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो गया, देन द आउटर and inner integument, then outer and inner integument differentiates into outer testa, सीड कोट का नाम है आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, बोथ आर सीड कोट, दोनों क्या है? सीड कोट है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉटिलेडन। नेक्स्ट पार्ट है कॉटिलेडन। एक सीड के अंदर हमें एक एम्ब्रियो, पता है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो है, कैसे पता है? जब आप उस सीड को
जर्मिनेट करते हैं तो उसमें से हमें आउट ग्रोथ अराइज होते हुए दिखते हैं। दिस आउट ग्रोथ आर प्लूम्यूल एंड रेडिकल। जर्मिनेटेड सीड यानी किसी सीड को, जैसे ग्राम सीड आपने लिया, इसको वाटर में सोक करिए और उसके बाद इसको जर्मिनेट करेंगे तो सीड में हमें ऐसे, ग्राम सीड या कोई भी सीड में हमें इस तरह से कुछ आउट ग्रोथ निकलता हुआ दिखेगा। दिस आउट ग्रोथ इज प्लूम्यूल एंड रेडिकल। इसका नाम है प्लूम्यूल और रेडिकल। इसको जब आप सॉइल में डालेंगे तो फ्रॉम द प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल ग्रो करेगा ऊपर की तरफ और इसमें से लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और ये नीचे की तरफ जाएगा और इसमें से रूट्स का फॉर्मेशन होगा। यानी इस सीड में लाइफ थी लेकिन ये दिख नहीं रहा था। जब आपने इसको सुटेबल मीडियम दिया, जब आपने इसको जर्मिनेट किया तो इसमें से प्लांट्स बनता हुआ आपको दिखा। प्लूम्यूल और रेडिकल अराइज होते हुए दिखे। फ्रॉम द प्लूम्यूल शूट सिस्टम डेवलप्स and from the radical root system forms. Shoot system is the part of plant which grows in air and the root system is the part of plant which grows inside the soil. तो कॉटिलेडन क्या है? तो ये तो एम्ब्रियोनल पार्ट हो गया जहाँ से प्लूम्यूल और रेडिकल अराइज हुआ है। तो ये कॉटिलेडन क्या है? तो अब आप देखिए सीड के स्ट्रक्चर को। सीड के स्ट्रक्चर में ऐसे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे, येलो कलर के ग्राम सीड में दिखते हैं। इसको कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये कॉटिलेडन्स का फंक्शन क्या है और ये कॉटिलेडन क्यों बनता है? देखो, जब तक ये सीड हमारा, ये तो तब हुआ जब आपने सीड को जर्मिनेट करवा के सॉइल में डाला, तब ये प्लांट बना। अगर इस सीड को हम चाहते तो बहुत साल तक डब्बे में बंद करके रख सकते थे, लेकिन फिर जब मर्जी इस सीड को हम सुटेबल मीडियम में डालते तो ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करता। तो इसका मतलब डब्बे में जब ये सीड बंद है तभी भी वो लाइव है, क्योंकि ये ग्रो कर सकता है और ग्रो करके ये प्लांट और प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब भी ये ऑटोट्रॉफिक मोड में नहीं गया है, यानी जब भी ये प्लांट नहीं बना है, तब ये नरिशमेंट कहाँ से ले रहा है कि खुद को जिंदा रखा हुआ है, इसका एम्ब्रियो इसके अंदर जिंदा है। तो दिस नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉटिलेडन एंड कॉटिलेडन रिसीव्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू था। ये एंडोस्पर्म ने एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल किया। इस एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए सीड कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करेगा और वो एंडोस्पर्म के नरिशमेंट को इस कॉटिलेडन में प्रिजर्व कर लेगा और तब तक नरिश करता रहेगा एम्ब्रियो को जब तक ये एम्ब्रियो ऑटोट्रॉफिक मोड में ना चला जाए, प्लांट ना बन जाए। ठीक है। सो कॉटिलेडन क्या है? इट इज कॉल्ड फर्स्ट लीफ। इट इज कॉल्ड फर्स्ट लीफ ऑफ प्लांट। It provides nourishment. It provides nourishment to the embryo. It provides nourishment to the embryo. It provides nourishment to the embryo. ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्लूम्यूल और रेडिकल के फॉर्म में है। तो जब सुटेबल मीडियम में हम इस सीड को डालते हैं तो एम्ब्रियो प्रोलिफरेट करता है प्लूम्यूल और रेडिकल में। लिखेंगे इन सुटेबल मीडियम एम्ब्रियो फॉर्म्स द प्लूम्यूल एंड रेडिकल। Embryo forms the plumule and radicle. From the plumule, shoot system develops. And from the radical, a root system develops. Clear है? Next is endosperm. अब एंडोस्पर्म समझने के लिए सीड में कुछ सीड्स हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास एंडोस्पर्म होते हैं और कुछ सीड ऐसे हैं जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होते हैं। इसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स टू टाइप्स ऑफ सीड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। सीड का फॉर्मेशन दो टाइप का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो टाइप के सीड का फॉर्मेशन करता है। मोनोकॉट सीड कंटेनिंग प्लांट्स आर मोनोकोटिलेडनस प्लांट एंड डाइकॉट सीड्स आर डाइकोटिलेडनस प्लांट। तो दो टाइप के एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स सीड। मोनोकॉट में क्या है? तो मोनोकॉट में सिंगल
सिंगल कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होता है और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन होता है। तो डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कॉटिलेडन आपने कहाँ से बनाया था? एंडोस्पर्म से, जो कि नरेशन टिश्यू था। तो अब देखो, बाकी सीड का सारा स्ट्रक्चर तो हर जगह बनेगा, हमें एम्ब्रियो हर जगह बनाना है। अगर हम सिंगल कॉटिलेडन बनाएंगे तो ऑब्वियस होगा कि सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होगा, कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म इतना है, इससे हम 2 कॉटिलेडन भी बना सकते हैं। तो ऐसे सेट्स जहां पर 2 कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होगा, यानी जो कि डाइकॉट सीड होंगे, वो सेट्स हमारे पास क्या होंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि उनका सारा एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्मिक, because it's all the endosperm is totally consumed in the formation of 2 cotyledon। और एंडोस्पर्म के लिए वर्ड यूज होता है एल्ब्यूमिनस, क्योंकि इसके पास एल्ब्यूमिनस नहीं है ये, इसलिए इसको कहेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस से। 2 cotyledons नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। एग्जांपल इज ग्राम, पी एक्सेट्रा। सिंगल कॉटिलेडन जिसके पास होगा, ऑब्वियस है इसके पास एंडोस्पर्म बचा होगा, इसलिए इसको कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड और इट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड, और इट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल इज मेज, राइस एटसेट्रा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया सीड्स को और फेट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन को, कि पहले हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किया, जो सीड्स बने तो 2 टाइप के सीड्स बने, मोनोकॉट और डाइकॉट। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होता है। सिंगल कॉटिलेडन बनने के कारण इसमें एंडोस्पर्म बचा रहता है, इसलिए इसको एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। और डाइकॉट्स में टोटल एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है 2 कॉटिलेडन के फॉर्मेशन में, इसलिए इसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो, ओके।